Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss the most important and highly expected questions of BPSC 105 for the June 2026 IGNOU exam. So let's get started. Explain structural functional analysis, discuss its significance and limitations. Introduction. Structural functional analysis is an important approach in political science and sociology. It was mainly developed by Gabriel Almond and other scholars. This approach studies how different structures of a political system work and what functions they perform to keep society stable and organized. In simple words, it explains how different institutions like government, legislature, judiciary, political parties, and interest groups work together to maintain the political system. स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच है. इसे गैब्रियल एलमंड और बाकी स्कॉलर्स ने. स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम समझते हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम जैसे किसी देश की सरकार कैसे काम करती है और ख़ुद को स्टेबल रखती है. इसका मेन फोकस ये होता है कि सिस्टम के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पार्ट्स क्या हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं. गैब्रियल एलमंड ने इस अप्रोच को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मशहूर किया था ताकि अलग अलग देशों के सिस्टम्स को कंपेयर किया जा सके. मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस. द टर्म हैज़ टू पार्ट्स. Structure means the institutions or organizations in a political system. Function means the activities performed by these institutions. Structure इसका मतलब है वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है. एग्जाम्पल हो गई पार्लियामेंट, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टीज और ब्यूरोक्रेसी. फंक्शन इसका मतलब है वो एक्टिविटीज़ या काम जो ये इंस्टीट्यूशंस करते हैं ताकि सिस्टम चलता रहे. एग्जाम्पल पार्लियामेंट एक स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन है लॉज बनाना. कोर्ट एक स्ट्रक्चर है और इनका फंक्शन है जस्टिस मतलब न्याय देना. मेन फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम. अकॉर्डिंग टू गैब्रियल एलमंड, एवरी पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस. इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन. ये पहला स्टेप है जहां आम जनता या प्रेशर ग्रुप्स जैसे यूनियंस या एनजीओज अपनी डिमांड्स, नीड्स और प्रॉब्लम्स को सरकार के सामने रखते हैं. सिंपल वर्ड्स में कहें, जब लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, जैसे बेटर रोड्स या कम टैक्सेस, तो ये सब इसमें आ जाता है. इंटरेस्ट एग्रीगेशन. जब बहुत सारी अलग अलग डिमांड्स आ जाती हैं तो उन्हें कंबाइन करके एक सिंगल पॉलिसी या प्लान में बदला जाता है. ये काम अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं. सबकी अलग अलग मांगों को फ़िल्टर करके एक बड़ा एजेंडा बनाया ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके. पॉलिटिकल कम्युनिकेशन. इसका मतलब है इंफॉर्मेशन का फ़्लो. ये सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच एक ब्रिज का काम करता है. सरकार की बातें जनता तक पहुंचाना और जनता की फीडबैक सरकार तक पहुंचाना. रूल मेकिंग. ये सिस्टम का आउटपुट फंक्शन है. इसमें सिस्टम नए लॉज और रूल्स बनाता है. देश चलाने के लिए कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है. तो नेक्स्ट आ गया रूल एप्लीकेशन. जो लॉज बनाए गए हैं उन्हें ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना, कानून को लागू करना ताकि सिस्टम स्मूथली चले. एग्जीक्यूटिव प्रशासन का काम है ये. ठीक है. नेक्स्ट आ गया रूल एडजुडिकेशन. अगर किसी लॉ को लेकर कोई झगड़ा या डिस्प्यूट या कंफ्यूजन होता है तो उसे सॉल्व करना और इंसाफ देना, ये रूल एडजुडिकेशन में आता है. कानून की सही इंटरप्रिटेशन करना और सज़ा या न्याय देना, ये इसका काम है. जुडिशरी कोर्ट्स का काम है. Significance of structural functional analysis helps in understanding political system. ये अप्रोच बताती है कि किसी देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशन जैसे पार्लियामेंट, कोर्ट्स,
एग्जीक्यूटिव आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं। इससे हमें पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का वर्किंग स्ट्रक्चर समझ आता है। यूज़फुल फॉर कंपैरिजन, इसके ज़रिए स्कॉलर्स अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। दो देशों की सरकारों और उनके काम करने का तरीकों की तुलना करना आसान हो जाता है। स्टडीज़ बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, पुरानी अप्रोचेस सिर्फ रिच डेवलप्ड देशों पर फोकस करती थी, पर यह अप्रोच हर तरह के पॉलिटिकल सिस्टम पर अप्लाई होती है। ये मेथड अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश और इंडिया जैसे डेवलपिंग देश दोनों को समझने के लिए बराबर काम करता है। फोकसेस ऑन स्टेबिलिटी, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन समाज में शांति, कानून व्यवस्था और स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। सिस्टम टूटने से कैसे बचता है और स्टेबल कैसे रहता है, ये इसका मेन फोकस है। ब्रॉड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, इट स्टडीज़ द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम रादर दैन ओनली वन इंस्टीट्यूशन। ये किसी एक इंस्टीट्यूशन जैसे सिर्फ कोर्ट को अलग से नहीं देखता, बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को एक यूनिट मानकर स्टडी करता है। ये एक बड़ा और सिस्टमेटिक नज़रिया देता है जो पूरी पिक्चर साफ कर देता है। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस, इग्नोर्स कॉन्फ्लिक्ट, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये समाज में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स, दंगे, प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशन को ढंग से एक्सप्लेन नहीं करता। ये सिर्फ हार्मनी और शांति पर ध्यान देता है और समाज के आपसी झगड़ों या बदलाव को इग्नोर कर देता है। टू जर्नल, इस अप्रोच के अंदर जो कॉन्सेप्ट और टर्म्स यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं। उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में नापना या मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। इसके आइडियाज़ बहुत थ्योरेटिकल हैं, जिस वजह से इन्हें रियल वर्ल्ड ग्राउंड रियलिटी पर चेक करना या टेस्ट करना आसान नहीं होता। नेग्लेक्ट्स सोशल चेंज, यह अप्रोच सिर्फ ये समझती है कि सिस्टम स्टेबल कैसे रहता है। जब समाज में अचानक से कोई बड़ा पॉलिटिकल या सोशल चेंज जैसे क्रांति या रेवोल्यूशन आता है तो ये अप्रोच फेल हो जाती है। ये मेथड स्टेबिलिटी को तो अच्छे से समझाता है, पर समाज में होने वाले तेज़ी से बदलाव को इग्नोर कर देता है। लेस अटेंशन टू पावर रिलेशन, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में पावर शक्ति सबसे मेन होती है, लेकिन ये थ्योरी इस बात पर ध्यान नहीं देती कि असली पावर किसके हाथ में है और वो समाज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये इस बात को अच्छे से नहीं समझाता कि कौन किस पर हुक्म चला रहा है और पावर का यूज़ कैसे हो रहा है। समटाइम्स अनरियलिस्टिक, यह अप्रोच मानती है कि हर इंस्टीट्यूशन जैसे कोर्ट्स, पुलिस, पार्लियामेंट वही काम करेगी जो उससे एक्सपेक्टेड है, पर रियल लाइफ में ऐसा हमेशा नहीं होता। इंस्टीट्यूशंस करप्ट या इनएफिशिएंट भी हो सकती हैं। असलियत में इंस्टीट्यूशंस हमेशा परफेक्ट तरीके से अपना काम नहीं करती, इसलिए ये थ्योरी थोड़ी अनरियलिस्टिक लगती है। नेक्स्ट आगे कंक्लूजन। Structural functional analysis is a useful method for understanding how political institutions work and contribute to the functioning of a political system. It helps in comparing different political systems and understanding their stability. However, it has limitations because it gives less importance to conflict, power struggles, and social change. Despite these weaknesses, it remains an important approach in political science. स्ट्रक्चर्ड फंक्शनल एनालिसिस एक बहुत ही काम का मेथड है ये समझाने के लिए कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करती हैं और पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने में क्या योगदान देती हैं। ये अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स को आपस में कंपेयर करने और उनकी स्टेबिलिटी को समझने में मदद करती है। इसकी कुछ कमियां भी हैं क्योंकि ये समाज के आपसी झगड़ों, पावर स्ट्रगल्स और सोशल चेंज को कम महत्वता देती है। इन्हीं सभी कमियों के बावजूद पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये आज भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मुख्य अप्रोच मानी जाती है। की पॉइंट्स, डेवलप्ड मेनली बाय गैब्रियल एलमंड, इस अप्रोच को सबसे ज़्यादा डेवलप और फेमस करने वाले थिंकर का नाम है गैब्रियल एलमंड। स्ट्रक्चर जो है वो इंस्टीट्यूशन है, फंक्शन जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है।
इस पूरी थ्योरी का सबसे बेस ये है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संस्था या जैसे पार्लियामेंट या कोर्ट, और फंक्शन का मतलब होता है उस संस्था द्वारा किए जाने वाले काम, एक्टिविटी। स्टडीज हाउ पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट, ये स्टडी करता है कि कोई भी देश या राजनीतिक व्यवस्था असल में काम कैसे करती है। Important functions: interest, articulation, aggregation, communication, rule making, rule application and rule adjudication। इसके अंदर 6 सबसे ज़रूरी काम आते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं। डिमांड रखना, डिमांड इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन फ्लो करना, कानून बनाना, कानून लागू करना और इंसाफ देना। सिग्निफिकेंस: कंपैरिजन, स्टेबिलिटी, सिस्टमैटिक स्टडी। इसके फ़ायदे ये हैं कि इससे सिस्टम का कंपैरिजन आसान होता है, स्टेबिलिटी समझ आती है और ये एक सिस्टमैटिक स्टडी का तरीका देता है। लिमिटेशंस: इग्नोर्स कॉन्फ्लिक्ट, चेंज एंड पावर रिलेशन। इसकी कमियां ये है कि ये समाज के कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, बदलाव मतलब चेंज और असली पावर किसके पास है, इन बातों पर ध्यान नहीं देती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द रूल ऑफ लॉ इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। इंट्रोडक्शन। The rule of law is one of the most important principles of the British constitutional system. It means that everyone in the country is subject to the law and no one is above it. The government, public officials and ordinary citizens must all obey the law. This principle protects the right and freedoms of people and prevents the misuse of power. The concept of rule of law was explained clearly by A.V. Deasy, a famous British constitutional expert. द रूल ऑफ लॉ जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्रिंसिपल है। देश के हर एक व्यक्ति कानून के भीतर आता है। सरकारी अफसर और आम जनता सबको कानून मानना ही पड़ेगा। ये प्रिंसिपल आम लोगों के अधिकार, राइट्स और आज़ादी को सुरक्षित कर रखता है। यह सरकार या किसी भी बड़े अफसर को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को A.V. डाइसी नाम के एक फेमस ब्रिटिश एक्सपर्ट ने अच्छे से डिफाइन किया था। मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। Rule of law means that the country is governed by law and not by the personal wishes of rulers. Government decisions must be based on law and every person must be treated fairly and equally. In simple words, rule of law means no one is above the law. Everyone is equal before the law. Government actions must follow legal procedures. देश कानून से चलेगा, किसी राजा या नेता की अपनी मर्जी से नहीं। सरकार का हर एक फैसला कानून पर बेस्ड होना चाहिए। हर एक इंसान के साथ हमेशा बराबरी और बिना किसी भेदभाव के व्यवहार होना चाहिए। नो वन इज़ अबव द लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे कोई कितना भी अमीर या पावरफुल हो, कानून सबके लिए सबसे बड़ा है। एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। जो कानून एक आम नागरिक पर लागू होता है वही देश के बड़े नेताओं पर भी लागू होता है। गवर्नमेंट एक्शंस मस्ट फॉलो लीगल प्रोसीजर्स। सरकार कोई भी काम अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकती। सरकार को कोई भी नया स्टेप उठाने के लिए लीगल प्रोसेस फॉलो करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेन प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। According to Dicey, no person can be punished except for breaking a law. Government officials cannot act according to their personal wishes. Every action must be supported by law. For example, a person cannot be arrested without a legal reason. देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है। किसी भी इंसान को तब तक सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक उसने कोई कानून ना तोड़ा हो। सरकारी अफसर या नेता अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। उनका हर एक्शन कानून के हिसाब से होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वैलिड लीगल रीज़न या कानूनी वजह के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इक्वालिटी बिफोर लॉ।
All citizens are equal before the law, regardless of their position, wealth, religion, or social status. The same court and always apply to everyone. For example, a government minister and an ordinary citizen are both subject to the same law. एक देश के सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर हैं। इसमें किसी का स्टेटस, पैसा, धर्म, सामाजिक हैसियत मतलब सोशल स्टेटस नहीं देखी जाती। सभी के लिए एक ही तरह के कानून और वही कोड्स लागू होते हैं। अगर कोई बड़ा मंत्री कानून तोड़ता है या और एक नागरिक तोड़ता है तो दोनों पर एक ही कानून चलेगा और एक जैसी सज़ा होगी। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। सिटीजन्स राइट आर फ्रीडम्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू द courts. If a person's rights are violated, they can seek justice through legal procedure. This helps protect freedom of speech, personal liberty and other basic rights. आम जनता के अधिकार और उनकी आज़ादी की रक्षा अदालत करती है। अगर किसी के अधिकार छीने जाते हैं तो वो लीगल प्रोसेस के ज़रिए कोर्ट से इंसाफ मांग सकता है। ये प्रिंसिपल लोगों की बोलने की आज़ादी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और जीवन जीने की आज़ादी मतलब पर्सनल लिबर्टी को सुरक्षित रखता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर। तानाशाही पर रोक लगाता है। ये नेताओं और सरकारी अफसरों को अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाने के लिए तानाशाह मतलब डिक्टेटर बनने से रोकता है। लिमिटेड पावर। ये तय करता है कि ये सरकार सिर्फ वही करे जो कानून उसे करने की इजाज़त देती है। प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट। इसकी वजह से लोग अपनी आज़ादी का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि सरकार उनके खिलाफ कोई गैर कानूनी एक्शन लेगी। ये आम जनता को सुरक्षा देता है ताकि वो बिना किसी डर के अपनी ज़िंदगी जी सके। एंश्योर जस्टिस। ये तय करता है कि कानून के तहत हर एक इंसान को बराबर ट्रीटमेंट मिले। कोर्ट में अमीर गरीब या ऊंचे नीच का भेदभाव नहीं होता, सबको एक जैसा न्याय मिलता है। मेंटेन स्टेबिलिटी। जब देश में कानून की इज्जत होती है और सब लोग उसे मानते हैं तो समाज में शांति और कानून व्यवस्था मतलब ऑर्डर बनी रहती है। अगर सब कानून मानेंगे तो दंगे फसाद नहीं होंगे और देश स्मूथली चलेगा। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ ये श्योर करता है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो, अकाउंटेबल रहे और हमेशा अपनी कानूनी हद मतलब लीगल लिमिट के अंदर रहकर काम करे। ये डेमोक्रेसी की जान है क्योंकि ये सरकार को तानाशाह बनाने से रोकती है और जनता को सबसे ऊपर रखती है। ठीक है। Limitations. Although rule of law is a key feature of the British system, some exception exist. हालांकि ब्रिटिश सिस्टम में रूल ऑफ लॉ सबसे मेन है, फिर भी इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां ये पूरी तरह लागू नहीं होता। पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड कैन मेक और चेंज लॉज। ब्रिटेन में पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, वो कोई भी नया कानून बनाना हो उसने तो वही बनाती है या पुराने कानून को बदल सकती है। इसका मतलब पार्लियामेंट के पास कानून से भी ऊपर उठने की ताकत है। सर्टेन ऑफिशियल्स में एंजॉय लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन वाइल परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज़। कुछ बड़े सरकारी अफसरों जैसे डिप्लोमेट्स या जजेस को उनकी ड्यूटी के दौरान कुछ कानूनी छूट मतलब लीगल इम्यूनिटी मिलती है। उन पर आम नागरिक की तरह आसानी से केस नहीं चलाया जा सकता। एमरजेंसी पावर्स कैन समटाइम्स इंक्रीज गवर्नमेंट अथॉरिटी। जब देश में कोई सख्त या एमरजेंसी आती है तो सरकार के पास स्पेशल पावर्स आ जाती हैं। ऐसे समय में सरकार आम जनता के अधिकारों को रोक सकती है, जो कि रूल ऑफ लॉ का एक एक्सेप्शन है। ठीक है। इन सभी एक्सेप्शंस को लीगल और डेमोक्रेटिक तरीकों से कंट्रोल में रखा जा सकता है ताकि सरकार तानाशाह ना बने। Conclusion. The rule of law is a fundamental principle of the British constitutional system. It means that everyone, including the government, must obey the law. It ensures equality, protects individual rights, prevents abuse of power, and supports democracy. Because of its importance, the rule of law remains one of the strongest foundations of the British political system. Rule of law British constitutional system का एक fundamental सिद्धांत है
इसका मतलब है कि सरकार समेत हर एक इंसान को कानून मानना ही पड़ेगा। ये समाज में इक्वालिटी लाता है, अधिकारों की रक्षा करता है और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। एक्सेप्शन के बावजूद ये आज भी ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे मजबूत पिलर मतलब फाउंडेशन है। की पॉइंट्स क्या हैं अब इसके? एक्सप्लेन बाय A.V. डाइसी। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले A.V. डाइसी ने अच्छे से समझाया था। मीन्स गवर्नमेंट बाय लॉ नॉट बाय आर्बिट्रेरी पावर। इसका मतलब है देश कानून से चलेगा, ना किसी नेता की मनमर्जी से। मेन प्रिंसिपल्स सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रोटेक्शन को ऑफ राइट इसके 3 मुख्य पिलर्स हैं। प्रोटेक्ट्स फ्रीडम एंड जस्टिस। ये आम लोगों की आज़ादी और न्याय को पक्का करता है। प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर। ये सरकार को अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश डेमोक्रेसी। ये ब्रिटिश लोकतंत्र की सबसे मजबूत फाउंडेशन है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइब द फीचर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। The British parliamentary system is one of the oldest and most successful democratic system in the world. It originated in United Kingdom and has influenced many countries, including India. In this system, the government is responsible to the parliament and remains in power only as long as it enjoys the support of the majority in the House of Commons. ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे कामयाब डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इस सिस्टम ने दुनिया के बहुत से देशों को इन्फ्लुएंस किया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। हमने अपना पार्लियामेंट्री मॉडल यहीं से लिया है। इस सिस्टम में सरकार गवर्नमेंट पूरी तरह से पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह मतलब अकाउंटेबल होती है। सरकार तब तक ही पावरफुल में रह सकती है जब तक उसके पास हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ के लोअर हाउस जैसे इंडिया में लोकसभा है, मेन मेजॉरिटी का सपोर्ट होता है। मेन फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ब्रिटेन हैज़ ए किंग और क्वीन एज द हेड ऑफ द स्टेट. The monarch is the symbolic head of the country and performs ceremonial functions. Real political power is exercised by the Prime Minister and the Cabinet. ब्रिटेन में आज भी एक किंग या क्वीन होती है जो देश का हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन मोनार्क सिर्फ एक सिंबॉलिक या नॉमिनल हेड होता है, मतलब नाम का हेड होता है। सिर्फ सेरेमनीज जो भी वहाँ पे रस्मी काम या उत्सव कुछ भी होता है तो उन सब में वो हेड होते हैं। पर असली राजनीतिक ताकत किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के पास होती है, जो पूरे देश को चलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन ब्रिटेन. इट कैन मेक, अमेंड और रिपील एनी लॉ. No other institution can override the laws passed by Parliament. पार्लियामेंट ब्रिटेन में कानून बनाने वाली सबसे मुख्य और सुप्रीम बॉडी है। ये कोई भी नया कानून बना सकती है, पुराने कानून को बदल सकती है या उसे पूरी तरह ख़त्म कर सकती है। ब्रिटेन में कोई दूसरी संस्था पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून को रद्द नहीं कर सकती। Cabinet government. The cabinet is the most important decision-making body. It consists of senior ministers headed by the prime minister. The cabinet formulates government policies and manages administration. कैबिनेट देश की सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। इसमें देश के सबसे सीनियर और मुख्यमंत्री मतलब मिनिस्टर्स शामिल होते हैं, जिनका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। ये देश के लिए बड़ी पॉलिसीज़ बनाती हैं और पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करती हैं। प्राइम मिनिस्टर एज द रियल एग्जीक्यूटिव. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर. ही और शी लीड्स द कैबिनेट, coordinates government activities and guides national policies. प्राइम मिनिस्टर सरकार का मुख्य होता है और देश का सबसे पावरफुल पॉलिटिकल लीडर होता है। वो कैबिनेट को लीड करता है, सरकार के अलग अलग कामों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाता है और देशों की मुख्य पॉलिसीज़ तय करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑल मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट. दे मस्ट सपोर्ट कैबिनेट डिसीजंस पब्लिकली.
If the cabinet loses the confidence of parliament, the entire government must resign. सभी मंत्री, सभी मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के प्रति मिलकर जवाबदेह होते हैं। उन्हें पब्लिक के सामने कैबिनेट के हर एक फैसले का सपोर्ट करना ही पड़ता है, चाहे उनकी पर्सनल राय कुछ भी हो। अगर पार्लियामेंट कैबिनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे, यानी कॉन्फिडेंस खो दे, तो पूरी सरकार को एक साथ रिजाइन देना पड़ता है। फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इन द ब्रिटिश सिस्टम, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर क्लोजली कनेक्टेड. The Prime Minister and Ministers are members of Parliament. This creates cooperation between lawmaking and administration. ब्रिटेन में कानून बनाने वाली बॉडी जैसे लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, और कानून लागू करने वाली बॉडी मतलब एग्जीक्यूटिव या सरकार आपस में बहुत गहरी तरह से जुड़ी होती है। प्राइम मिनिस्टर और बाकी सभी मंत्रियों का पार्लियामेंट के मेंबर होना ज़रूरी है। इस मेल की वजह से कानून बनाना और देश चलाने के कामों में आपसी सहयोग बना रहता है। ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो अलग अलग हाउसेस होते हैं। यह लोअर हाउस है, इसके मेंबर को जनता डायरेक्ट वोट देकर चुनती है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये आम जनता को रिप्रेजेंट करता है। कौन? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये अपर हाउस है। इसके मेंबर्स जनता द्वारा नहीं चुने जाते बल्कि ये हेरिडेटरी या नॉमिनेशन के ज़रिए बनते हैं। इनके पास पावर कम होती है। अपोजिशन पार्टी। द अपोजिशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट policies and offering alternative solutions. It helps keep the government accountable. इस सिस्टम में अपोजिशन का बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये पार्टी सरकार की गलत पॉलिसीज़ को क्रिटिसिज्म करती है और जनता के पक्ष में सवाल उठाती है। ये सिर्फ कमियां नहीं निकालती बल्कि देश हित में नए और बेहतर ऑप्शंस या सॉल्यूशंस भी सरकार के सामने रखती है। इससे सरकार तानाशाह नहीं बन पाती और अकाउंटेबल रहती है। रूल ऑफ लॉ। एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मस्ट ओबे द लॉ. नो पर्सन इज अबव द लॉ एंड सिटीजन्स एंजॉय लीगल प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स. ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरी तरह से रूल ऑफ लॉ पर चलता है। देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई बड़ा सरकारी अफसर हो या आम नागरिक, सबको कानून मानना ही पड़ेगा। नो वन इज अबव, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये प्रिंसिपल ये श्योर करता है कि हर एक नागरिक को अपने अधिकारों का लीगल प्रोटेक्शन मिले और अदालत उनके साथ हमेशा न्याय करे। कंक्लूजन। The British parliamentary system is based on democratic principles, parliamentary sovereignty, cabinet government, and collective responsibility. The Prime Minister and Cabinet exercise real executive power, while Parliament remains the central institution of governance. This system promotes accountability, stability, and democratic governance, making it a model for many countries around the world. ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है। ये सिस्टम मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर टिका है: संसद की सर्वोच्चता मतलब पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी, कैबिनेट सरकार, कैबिनेट गवर्नमेंट, और सभी मंत्रियों की सामूहिक जवाबदेही मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देश के प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट के पास ही असली एग्जीक्यूटिव पावर होती है जो देश चलाते हैं। इन सब के बीच पार्लियामेंट देश के सबसे मुख्य केंद्र बना रहता है जो पूरी गवर्नेंस पर नज़र रखता है। ये सिस्टम देश में जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी, स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देता है। इसी वजह से ये दुनिया के बहुत से देशों के लिए एक परफेक्ट मॉडल बना रहता है। की पॉइंट्स फॉर एग्जाम। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ब्रिटेन में किंग या क्वीन सिर्फ नाम के हेड होते हैं। पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी, पार्लियामेंट कानून बनाने वाली सबसे सुप्रीम और सबसे बड़ी बॉडी है। प्राइम मिनिस्टर इज़ अ रियल एग्जीक्यूटिव, देश को चलाने की असली राजनीतिक ताकत प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। कैबिनेट गवर्नमेंट, देश के सबसे बड़े और मुख्य डिसीजंस सीनियर मिनिस्टर्स की कैबिनेट लेती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी मंत्रियों को एक टीम की तरह काम करना पड़ता है और वो पार्लियामेंट के प्रति मिलकर जवाबदेह होते हैं।
फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कानून बनाने वाले एमपी और सरकार चलाने वाले मिनिस्टर्स आपस में गहरी तरह जुड़े होते हैं। बाइकैमरल पार्लियामेंट, संसद के 2 हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स जनता द्वारा चुना हुआ और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी, विपक्ष दल सरकार की गलत पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करता है और उसे तानाशाह बनने से रोकता है। रूल ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हैं और कानून से ऊपर कोई नहीं है। प्रोमोट्स डेमोक्रेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये पूरा सिस्टम एक ऐसी सरकार बनाता है जो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस डिपेंडेंसी थ्योरी एंड वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस। Dependency theory and world system analysis are important approaches used to understand the relationship between developed and developing countries. They explain why some countries are rich while others remain poor. Both theories argue that the global economic system often benefits rich countries more than poor countries. डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस दोनों ही ऐसी इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं जो डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों की आपसी रिश्ते को समझने में मदद करती हैं। ये दोनों थ्योरीज ये समझाती हैं कि दुनिया के कुछ देश इतने अमीर क्यों हैं जबकि कुछ देश हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। इनका मानना है कि जो पूरी दुनिया का ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है वो इसी तरह से बना हुआ है जो हमेशा अमीर देशों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है और गरीब देशों को नुकसान करता है। Dependency theory became popular in the 1960s and 1970s. It was mainly developed by scholars such as Andre Gunder, Frank. According to this theory, poor countries are dependent on rich countries for trade, technology, investment and resources. Because of this dependence, poor countries find it difficult to achieve economic development. डिपेंडेंसी थ्योरी 1960s और 1970s के दशक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा डेवलप करने वाले मुख्य स्कॉलर का नाम था एंड्रे गुंडर फ्रैंक। इस थ्योरी के मुताबिक गरीब देश हर चीज़ के लिए जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज पूरी तरह से अमीर देशों पर निर्भर रहता है। क्योंकि गरीब इसी तरह से अमीर देशों पर डिपेंड हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए अपना खुद का आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेन आइडियाज़ ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरीज, रिच कंट्रीज बिकम रिचर बाय यूजिंग द रिसोर्सेज एंड लेबर ऑफ पुअर कंट्रीज। अमीर देश गरीब देशों के सस्ते लेबर और उनके नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स, तेल, इन सब का इस्तेमाल करते हैं जिससे अमीर देश और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। पुअर कंट्रीज़ एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्ट एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। गरीब देश सस्ते दाम में रॉ मटेरियल जैसे कच्चा माल, जैसे खेती का सामान या मिट्टी से निकली खनिज बाहर बेचते हैं और बदले में अमीर देशों से महंगे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जैसे बनाए गए बड़े प्रोडक्ट्स और मशीन्स खरीदते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमी क्रिएट्स अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन रिच एंड द पुअर नेशन। पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था वर्ल्ड इकोनॉमी इस तरह बनी है जो अमीर और गरीब देशों के बीच अनइक्वली मतलब एक असमानता का रिश्ता पैदा करती है, जहां अमीर देश हमेशा फ़ायदे में रहता है। डेवलपिंग कंट्रीज रिमेन डिपेंडेंट ऑन डेवलप्ड कंट्रीज फॉर ग्रोथ। विकासशील देशों को आगे बढ़ने या ग्रोथ करने के लिए हमेशा डेवलप्ड देशों के सपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। एग्जाम्पल, बहुत से डेवलपिंग देश खेती, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और मिनरल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्हें डेवलप्ड देशों को कॉस्टली मशीन्स से और एडवांस टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये चक्रव्यूह उनके आर्थिक रूप से हमेशा डिपेंडेंट बनाए रखने के लिए होता है। World system analysis. World system analysis was developed by Emanuel Wallerstein in the 1970s. It expands the ideas of dependency theory and studies the entire world as one economic system. According to Wallerstein, the world is divided into 3 groups of countries. इस थ्योरी को इमैनुअल वॉलरस्टीन ने 1970s में डेवलप किया था।
ये डिपेंडेंसी थ्योरी की ये विचारों को आगे बढ़ाती है और पूरी दुनिया को अलग अलग ना देखकर एक सिंगल इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में स्टडी करती है। वॉलस्टीन के मुताबिक दुनिया के देशों को 3 मुख्य ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है कोर कंट्रीज। ये कौन सी कंट्रीज है? ये दुनिया के सबसे अमीर, विकसित और इंडस्ट्रियलाइज्ड देश होते हैं। इनके पास बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और बहुत मजबूत इकोनॉमी होती है। यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी और जापान, ये सब इनमें आते हैं, कोर कंट्रीज में आते हैं। पेरिफेरी कंट्रीज, ये दुनिया के सबसे गरीब और कम विकसित देश होते हैं। इनका मुख्य काम कोर कंट्रीज को कच्चा माल और बहुत ही सस्ता लेबर प्रोवाइड करवाना होता है। अफ्रीका और एशिया के बहुत से कम विकसित या डेवलपिंग देश इस कैटेगरी में आते हैं। सेमी पेरिफेरी कंट्रीज, ये देश ना तो कोर जितने अमीर होते हैं और ना ही पेरिफेरी जितने गरीब होते हैं। ये दोनों ग्रुप्स के बिल्कुल बीच में आते हैं। इनके अंदर कोर और पेरिफेरी दोनों ही ग्रुप्स की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। ये आर्थिक रूप से तेज़ी से विकास कर रहे होते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमिकली। इस कैटेगरी में इंडिया और ब्राज़ील जैसे तेज़ी से उभरते हुए देश शामिल हैं। सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन्स ग्लोबल इनइक्वालिटी। ये दोनों थ्योरीज डिपेंडेंसी और वर्ल्ड सिस्टम बहुत अच्छे से ये वजह साफ करती है कि दुनिया के देशों के बीच इतनी ज़्यादा आर्थिक असमानता क्यों मौजूद है। ये बताती है कि अमीर देश और अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब देश पीछे क्यों छूटते जा रहे हैं। फोकस ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये थ्योरीज दिखाती हैं कि कैसे देशों के आपसी आर्थिक रिश्ते, ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स उनके विकास, डेवलपमेंट की रफ्तार को इफ़ेक्ट करता है। ये समझाती है कि कोई देश अकेला आगे नहीं बढ़ सकता, पूरी दुनिया का बिजनेस और ट्रेडिंग सिस्टम उसकी ग्रोथ को डिसाइड करता है। हाइलाइट्स एक्सप्लॉयटेशन, यह अप्रोचेस पूरी दुनिया का ध्यान उन अनफेयर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, गरीब वाजिब आर्थिक तरीकों पर खींचती है जो वर्ल्ड इकोनॉमी में चल रही हैं। ये साफ दिखाती हैं कि कैसे बड़े और अमीर देश अपने फ़ायदे के लिए गरीब देशों का शोषण कर रहे हैं। यूज़फुल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, विकास को समझने में मददगार। यह अप्रोच स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को उन मुख्य चैलेंजेस को स्टडी कराने में मदद करती हैं जो डेवलपिंग देशों के सामने आती हैं। इससे ये समझना आसान हो जाता है कि गरीब देशों को आगे बढ़ने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं। लिमिटेशंस focuses too much on economic factors and ignore cultural and political factors. ये थ्योरीज पूरा ध्यान सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पर रखती हैं और सामाजिक, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल या पॉलिटिकल फैक्टर्स को इग्नोर कर देती हैं। किसी देश के पीछे रहने में वजह वहाँ की राजनीति या कल्चर का भी हाथ होता है, पर यह थ्योरी उन्हें नहीं देखती। Some countries have successfully developed despite dependence on richer nation. कुछ देशों ने अमीर देशों पर डिपेंड होने के बावजूद बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ की है। यह थ्योरी कहती है कि इंडिपेंडेंट देश आगे नहीं बढ़ सकते, पर रियल लाइफ में ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया, ताइवान ने डिपेंडेंसी के बाद भी बहुत तरक्की की है। द डिवीजन ऑफ कंट्रीज इज समटाइम टू सिंपल। दुनिया के देशों को सिर्फ 3 ग्रुप्स, कोर, पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी में बांट देना बहुत ज़्यादा सिंपल है। रियल वर्ल्ड इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और देश की हालत अलग होती है। दे अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ नेशनल पॉलिसीज़ एंड लीडरशिप। ये देश की अपनी अंदरूनी पॉलिसीज़, गवर्नेंस और लीडरशिप के रोल को बहुत कम करके देखती है। अगर कोई देश गरीब है तो उसमें वहाँ की सरकार की खराब पॉलिसीज़ का भी हाथ होता है, सिर्फ बाहरी देशों का नहीं। कंक्लूजन, डिपेंडेंसी थ्योरी एंड वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस एक्सप्लेन how the global economic system creates inequalities between rich and poor countries. Dependency theory focuses on the dependence of developing countries on developed nations, while world system analysis divides the world into core, semi-periphery and periphery countries.
Although these theories have some limitations, they remain important for understanding global development and economic inequality. डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस दोनों ये समझाती हैं कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम अमीर और गरीब देशों के बीच भेदभाव या इनइक्वालिटी पैदा कर रहा है। डिपेंडेंसी थ्योरी का मेन फोकस इस बात पर है कि कैसे डेवलपिंग देश डेवलप्ड देशों पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस पूरी दुनिया को 3 हिस्सों में बांट रहा है, डिवाइड करके देखता है। फर्स्ट है कोर, सेकंड सेमी पेरिफेरी, थर्ड है पेरिफेरी। हालांकि इन दोनों थ्योरीज में कुछ कमियां लिमिटेशंस है, फिर भी दुनिया के विकास मतलब ग्लोबल डेवलपमेंट और आर्थिक असमानता को समझाने के लिए ये आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे की पॉइंट्स। डिपेंडेंसी थ्योरी डेवलप्ड बाय एंड्रे गुंटर फ्रैंक। इस निर्भरता के सिद्धांत को मुख्य रूप से एंड्रे गुंटर फ्रैंक नाम के स्कॉलर ने दिया और पॉपुलर किया था। पुअर कंट्रीज डिपेंड ऑन रिच कंट्रीज। इस थ्योरी का मेन पॉइंट ये है कि गरीब या विकासशील देश हर चीज़, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट के लिए अमीर देशों पर निर्भर होते हैं। वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस डेवलप्ड बाय इमैनुअल वॉलरस्टीन। ठीक है, वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी। वर्ल्ड कितने उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी। एक्सप्लेन ग्लोबल इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट इश्यूज। ये दोनों अप्रोचेस ये समझाने में मदद करते हैं कि दुनिया में अमीर गरीब का भेदभाव क्यों है और गरीब देशों का विकास में क्यों रुकावटें आती हैं। लिमिटेशन गिव्स टू मच इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसकी सबसे बड़ी कमी ड्रॉबैक ये है कि ये पूरा ध्यान सिर्फ आर्थिक कारणों मतलब पैसे और व्यापार पर लगाती है और सामाजिक या पॉलिटिकल कारणों को इग्नोर कर देती हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।